राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2021 महामारी ने एक बार फिर हमें दुनिया भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए गए योगदान और बलिदान की याद दिला दी है। हर साल 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने एक बार फिर हमें दुनिया भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए गए योगदान और बलिदान की याद दिला दी है। डॉक्टर्स डे दुनिया भर में अलग अलग तारीखों में मनाया जाता है। जानिए इस दिन के इतिहास और महत्व के बारे में डॉ. आचार्य से। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों पे मुस्कुराना धर्म है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि किस तरह से कोरोना पैंडेमिक ने हमारे जीवन को तहस नहस कर दिया है। कई घरों को इसने बर्बाद कर दिया है। कई बच्चों से माता पिता छीन लिए हैं, तो कई माता पिताओं से बच्चे छीन लिए गए हैं। जो व्यक्ति मिडिल क्लास के थे वो गरीब बन गए, जो गरीब थे ऑलरेडी उनके लिए जीवन में भरण पोषण की समस्या आ गई। लोग कितना घबरा रहे थे, लेकिन इसमें अगर कोई व्यक्ति जूझ रहा था इस पैंडेमिक से तो वो थे डॉक्टर, जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर इन्होंने इस कोरोना पैंडेमिक से मुकाबला किया और काफी हद तक सफल भी हुए। दोस्तों, यह जो कोरोना पैंडेमिक में जो डॉक्टर ने अपना यह अभूतपूर्व अवदान दिया है, इसके पीछे डॉक्टर जो है वह केवल कोई एक रात में नहीं बन जाता। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लगन की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति 10वीं 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद में अच्छे मार्क्स लेके फिर वह एग्जाम देता है MBBS के एंट्रेंस के लिए। मैंने भी वैसा ही किया, लेकिन मेरे मन में पहले से भावना थी कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है और कुछ करना है समाज के लिए, और मैंने वो किया। उसके पश्चात फिर मैंने MD की शिक्षा की। मेरा MBBS और MD दोनों मैंने मेडिकल कॉलेज नागपुर से की। उसके पश्चात मुझे लगा कि मुझे कुछ और सीखना चाहिए, कुछ और पढ़ना चाहिए। मैं बनना चाहता था बच्चों का विशेषज्ञ। उसके लिए मैं जसलोक अस्पताल बॉम्बे गया और वहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट में प्रैक्टिस करने लगा। तब वहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट के तब हमारे जो किडनी के स्पेशलिस्ट थे श्रीमती बुलचंद, डॉक्टर श्रीमती बुलचंद, वहाँ राउंड के लिए आई थी। उन्होंने कहा कि लड़का तो अच्छा काम कर रहा है, उन्हें नेफ्रोलॉजी में ले लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं एक्सीडेंटली नेफ्रोलॉजिस्ट बन गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किडनी रोग तज्ञ बनूंगा, लेकिन उनके कारण मैंने नेफ्रोलॉजी में रुचि लेना चालू किया और धीरे धीरे नेफ्रोलॉजिस्ट बन गया। फिर जसलोक अस्पताल से ही मैंने नेशनल बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके पश्चात मुझे कई विदेशों में भ्रमण करने का मौका मिला। डाउन स्टेट मेडिकल सेंटर न्यूयॉर्क में गया था मैं, फिर टोरंटो वेस्टर्न हॉस्पिटल में गया था, और इस तरह से धीरे धीरे मुझे काफ़ी रुचि आने लगी। और मैंने कहा कि भाई अब मुझे वापस देश चलना चाहिए। देश में कहाँ चालू करें? तो पहला जो रहता है लोगों का कि बॉम्बे में करना चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। लेकिन मैंने देखा कि सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में कोई किडनी रोग तज्ञ नहीं है। मेडिकल कॉलेज में कुछ डायलिसिस होते थे, लेकिन प्राइवेट सेंटर में कुछ नहीं था, और आगे पढ़ाई का स्कोप भी नेफ्रोलॉजी में बिल्कुल नहीं था। तब मैं नागपुर में आया और नागपुर में पहली बार प्राइवेट सेक्टर में डायलिसिस सेंटर मैंने स्थापित की। यह 1989 की बात है। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि डायलिसिस ही जो है, डायलिसिस अगर कोई पेशेंट को किडनी फेलियर हुआ तो डायलिसिस करते रहना पड़ता है आजीवन मृत्यु तक। लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नहीं रहती।
बेचारा कमज़ोर हो जाता है, भूख नहीं लगती, बदन में दर्द होता है, खुजली होती है। तो ऐसे में जो किडनी फेलियर के पेशेंट को जो एक्चुअल जो ट्रीटमेंट बराबर उसे रिहेबिलिटेट करता है वह है किडनी प्रत्यारोपण। तो 1989 में मैंने डायलिसिस यूनिट चालू किया और तभी से मैंने नागपुर में यह देखने की कोशिश की कि ट्रांसप्लांट हो सकता है क्या और कैसे हो सकता है। मैंने अपनी टीम बनाई और बहुत सारे अस्पतालों में विजिट किया और अल्टीमेटली म्यूर मेमोरियल अस्पताल जो बर्डी में स्थित है वहाँ का ऑपरेशन थिएटर मुझे ठीक लगा। मैं डॉक्टर शिखंडे, डॉक्टर जोगलेकर हम लोग वहाँ पे गए, देखे और हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे किडनी प्रत्यारोपण करेंगे। और 27 नवंबर 1990 में मध्य भारत का पहला किडनी प्रत्यारोपण हमने किया। अब लोग तो पहला ट्रांसप्लांट कौन आएगा भला ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन मेरे लिए यह समस्या नहीं थी क्योंकि मध्य भारत में तो कोई किडनी सेंटर था ही नहीं। तो जैसे ही मैं आया तो लोगों ने कहा कि आई एम मोस्ट वेलकम। और एक इंजीनियरिंग का लड़का जो जुल्फिकर नाम था उसका, वह आया और उसने उसको झटके आ रहे थे, किडनी के बीमारी से पीड़ित था। उसकी मम्मी ने कहा मैं अपनी किडनी दूंगी और इस तरह से पहला किडनी प्रत्यारोपण हुआ। इस तरह से मेरा सफर चालू हुआ किडनी डायलिसिस और प्रत्यारोपण के फील्ड में। और तब से हम लोगों ने कई प्रत्यारोपण किए, जो कि अभी 400 से ज़्यादा प्रत्यारोपण कर चुके हैं हमने। और आपको यह जान के खुशी होगी कि वर्धा जिला में जो पहला किडनी प्रत्यारोपण हुआ और पहला डायलिसिस सेंटर था वो भी मैंने ही स्थापित किया था। सावंगी मेघे में जो मेडिकल कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे पहला किडनी प्रत्यारोपण भी मैंने ही मेरे टीम के द्वारा की गई थी। और जो मरीज हैं हमारे किडनी फेल्योर के, वह बेचारे बहुत त्रसित रहते हैं। उनकी जीवन जो है बहुत मुश्किलों से भरी रहती है। आर्थिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं। तो मेरा यह एम है कि मैं उन्हें कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दूँ। उनका जो फिजिकल कंफर्ट है वो जितना हो सके वह करूँ। किडनी प्रत्यारोपण कम से कम खर्चे में हो सके इसका ख्याल करूँ। और मैं काफ़ी हद तक इसमें सफल भी रहा। फिर मैंने पहले मेडिकल चौक पे मेरा अस्पताल था, फिर मैं धनतोली में मेरा अस्पताल है। अभी कुछ दिनों में मैं एक नए अस्पताल में जा रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरा यह जो जर्नी है, यह जो पथ है, उसमें आप लोगों का साथ मिलता रहेगा और मैं आप लोगों की सेवा करते रहूँगा। मेरी माताजी हमेशा कहा करती थी, वह स्वामी विवेकानंद का एक पंक्ति जो है वह दोहराया करती थी बार बार, जीवे प्रेम कौरे जय जॉन सेई जॉन से बिछे ईश्वर। जो जीवों को प्यार करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। माता जी की ये बात मेरे मन में घर कर गई। मैंने कहा कि कुछ तो करना है, तो ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूं। और यह मेरे मन में घर कर गया था जब मैं चौथी पांचवी में था तब से। और फिर मैंने उस दिशा में ही कदम बढ़ाना चालू किया। असल में उसके लिए डॉक्टर बनने के लिए कोई हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है। केवल आप पढ़ाई करते जाओ, ऑब्जर्व करते जाओ और मन को कंसंट्रेट करो। बाकी बातों में मन नहीं लगा कि केवल पढ़ाई और गुरुजनों की बातें सुनो, बराबर फॉलो करो, तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। कोई 4-5 साल पहले की बात है। तब एक छोटी सी नन्ही बालिका जो गोंदिया में रहती थी, सरनेम था राहन डाले, तो वह अपने घर के आंगन में खेल रही थी। खेलते खेलते वह आंगन से क्रॉस करके रोड पे चली आई और तभी एक गाड़ी आई और गाड़ी से वह गाड़ी ने बच्ची को कुचल दिया।
उसे गहरी चोट आई ब्रेन में, उसे नागपुर लाया गया और उसके ब्रेन डेड हो चुका था, यानी मस्तिष्क मृत हो गई थी। वेंटिलेटर पे रखा गया और रिलेटिव्स को बताया गया कि भाई इसकी जो ब्रेन डेड हो गई है तो ये बच नहीं सकती। ब्रेन के डॉक्टरों ने आकर देखा और डिसाइड किया कि भाई इसकी ब्रेन डेथ हो गई है। तब हमने रिलेटिव्स को कहा कि भाई अगर आपके बच्चे के अवयव दूसरे जिसको ज़रूरत है, कि किडनी खराब है, लीवर खराब है, उन्हें अगर यह अवयव मिले तो जान बच सकती है, दूसरों की जान बच सकती है। आपकी बेटी तो गई है, लेकिन उसके आप अगर यह दान करेंगे तो बाकी बच्चों या कोई और की जान बच सकेगी जो जिंदगी भर डायलिसिस से उलझ रहे हैं। तो वह तुरंत मान गए और उस बच्ची के दोनों गुर्दे मेरे एक पेशेंट को लगाए गए। उसकी 14 साल की उम्र थी और उसे 6 साल की बच्ची के दोनों गुर्दे लगाए गए। और मुझे खुशी है कि तब से अभी करीबन 4-5 साल तो हो गए, वह बच्चा बिल्कुल अच्छा है। और अभी पहले 14 साल का था, अभी 19 साल का है। अभी उसने 12th पास कर ली है, अभी कॉलेज में जाएगा। और उसे देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि वह इतना हेल्दी है, दौड़ता है, कूदता है, खेलता है, पढ़ाई करता है। और यानी उसके जीवन को देख के लगता है कि जिंदगी में कितना परिवर्तन आ गया है उसमें किडनी प्रत्यारोपण की वजह से। तो यह मैं सोचता हूँ कि एक ऐसा बच्चा जो जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा था, किडनी प्रत्यारोपण के द्वारा उसे एक नई जिंदगी मिली, यह मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, सेटिस्फेक्शन की बात है। मैं 2 संदेश देना चाहता हूँ। आप लोगों को मालूम है कि यह जो डॉक्टर्स डे है, यह श्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब बिधान चंद्र राय जो है वह न केवल एक डॉक्टर थे, वह एक पॉलिटिशियन भी थे। वह बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वह एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ थे, जिम्मेदार नेता थे। और उन्होंने बंगाल को एक ऐसे मुकाम पे खड़ा कर दिया था कि बंगाल प्रगतिशील बना। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि हमारे जो आज के नेतागण हैं वह डॉक्टर बिधान चंद्र राय के बताए गए मार्ग का अनुकरण करें, खुद पहले पढ़ाई करें, चीज़ों को समझे, बाद में लोगों को बताए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो भी करे वह जनगण की सेवा के लिए करे, उनकी उन्नति के लिए करे। यह तो हो गई पॉलिटिशियंस के लिए, नेतागणों के लिए मेरा यह संदेश। मेरे जो प्रिय भाई बहन हैं, देशवासी हैं, हमें अपने हर एक काम का, जो भी हम काम करते हैं, उसका जो फल मिलता है वह काम के अनुरूप मिलता है। अगर आप आम का फल बोओगे तो आम का फल मिलेगा, अगर आप करेले का बीज बोओगे तो करेला मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। अगर आपने अपने आचरण ठीक ढंग से नहीं किया, आपको कहा जाता है कि भीड़ मत करो, मास्क पहनो, दूरी बनाए रखो, अगर सर्दी खांसी है तो बराबर कवर करो मुंह को, लेकिन आप ये करते नहीं। परिणाम ये होता है कि जो जीवाणु हैं वह फैलते जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है, डॉक्टरों ने कई बार कहा है कि अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो फिर यह बीमारी फैलेगी नहीं। लेकिन जो जनसाधारण है उन्हें लगता है कि हम सब गलत बोल रहे हैं। अभी आज 2 महीने पहले की बात है, लोग जो है वह तरस रहे थे कि डॉक्टर साहब हमको बेड दो, बेड दो, बेड नहीं है, लोग मारे जा रहे हैं।
जो पैंडेमिक है उसने इस तरह से पांव पसार लिए हैं कि लोग बिल्कुल त्रस्त हो गए थे, आंखों से आंसू आ रहे थे, और हम लोग जो डॉक्टर हैं बड़ी कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से प्राण बचाएं। लेकिन आप लोगों का जो व्यवहार है वह क्या सच में प्रशंसनीय है। आप लोगों ने डॉक्टरों को पीटा, डॉक्टरों को गाली दी, डॉक्टरों का अस्पताल जलाया, और अभी मैं देखता हूँ, अभी पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि हर दिन एक एक शादी हो रही है, शादी में 100 लोग डांस कर रहे हैं। तो आपका आचरण तो सुधरा नहीं। जब परेशानी थी तब तो बोल रहे थे हाथ जोड़ के कि डॉक्टर बचाओ, लेकिन आज आपका व्यवहार कैसा है? तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया अपने आचरण को सुधारे, अपने व्यवहार को सुधारे, अपने बच्चों पे इनफैक्ट बच्चे जो है वो ज्यादा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं बड़ों से। तो अपने घर में सब लोगों को बताएं, अपने दोस्तों भाइयों को बताएं कि भाई यह जो जमावड़ा करते हैं वह उचित नहीं है। कब यह थर्ड वेव आएगा, और अभी जो वेव आएगा वह घरों को अस्त व्यस्त कर देगा, बिल्कुल ध्वस्त कर देगा। तो प्लीज आप लोग अपने आप पे संयम बरतें। ज्यादा दिनों की बात नहीं है, अगर आप 1 साल भी अपने आप पे संयम बरते तो हम इस कोरोना पे काबू पा लेंगे। यह मेरी आप लोगों से विनती है। मेरे प्रिय डॉक्टर बंधुगण, हमारे स्टाफ नर्सेस, हमारे टेक्नीशियन, हमारे मेडिकल के कार्यकर्ता, पिछले 1-1.5 साल से आप लोगों ने बहुत खून पसीना बहाया। आप लोगों ने अपने जान की फिक्र नहीं की, युद्ध भूमि में कूद गए, और कोरोना के इस पैंडेमिक में आप लोगों ने जिस तरह से काम किया उसका उदाहरण हमें हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलता। इसके बावजूद हम लोगों ने देखा है कि समाज के लोगों ने कभी कभी तो तालियां बजाई, लेकिन कभी कभी थप्पड़ भी मारे। हमने ये भी देखा कि डॉक्टरों के क्लिनिक्स को उजाड़ दिए गए, जला दिए गए, डॉक्टरों को मारापीटी की गई। इस सब के बावजूद आप लोगों ने धीरज नहीं खोया। कई डॉक्टर, 600 से ज़्यादा डॉक्टरों की मौत हो गई इस पैंडेमिक में, लेकिन आप लोगों ने अपना धीरज बनाए रखा। यह जो है यह हमारे ब्लड में है कि हम मरीजों की सेवा करें, और हम ऐसा करते रहेंगे। आप सब लोगों ने जिस तरह से लोगों की सेवा की, देश की सेवा की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपके परिवारों के साथ है, और इसी तरह से अपना संयम रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। और हाँ, हर दिन हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो लक्षण हैं वह अलग अलग हो रहे हैं। कोरोना का ट्रीटमेंट हर दिन बदल रहा है, तो इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने नॉलेज को अप टू डेट रखें, और इसके लिए हमें पढ़ाई करना जरूरी है, वेबिनार्स अटेंड करना जरूरी है, अपने सीनियर से बात करना जरूरी है, और जूनियर से सीखना भी जरूरी है। तो अपने इस दौर पे हमें सीखना भी है और मरीजों की सेवा भी करना है। हम अगर अप टू डेट रहेंगे तो हम मरीजों की ज़्यादा अच्छे से अच्छी सेवा कर सकते हैं।